Good morning students. Today we are going to start a new chapter 12. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. अब सीधा हम ऑर्गेनिक पार्ट में आ गए. इससे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे. सो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? ठीक है, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? हाँ, नहीं, दे कैन बी मैन मेड ऑल्सो, है ना. जैसे पैरासीटामोल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, आइब्रूफेन खाते हैं आप लोग, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो यूरिया है दैट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी मेडिसिन होते हैं जनरली दे आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, प्लांट्स में मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वूल में मिलते हैं, बट सिंथेसिस भी किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, दे आर कनेक्टेड टू अदर एटम विद द कोवेलेंट बॉन्ड. और ज़रूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ना एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा ही. NaCl तो सोडियम क्लोराइड है, वो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना. NaCl, KCl ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, H2O ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें हमेशा कार्बन में क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और एक ना एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए उसमें, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. जैसे हमने क्लास 10th में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स like ethane, alkane, alkene, alkyne, they are hydrocarbons. So hydrocarbons are organic compounds. So hydrocarbons और उनके derivatives जो होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? organic compounds बोलते हैं. So organic chemistry में basically हम organic compounds के structure और उनकी properties के बारे में पढ़ेंगे. physical properties भी पढ़ेंगे और उनकी chemical properties भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो क्योंकि इसमें सारे कार्बन के ही कंपाउंड होंगे, तो पहले हमको कार्बन के बारे में जानना ज़रूरी है कि why carbon has so many compounds. Yes, come. So why the carbon has number of compound? इतने compounds हैं कि आप गिन गिन के थक जाएंगे, पर आपकी गिनती खत्म नहीं होगी. इतने compounds हैं, बहुत सारे compounds हैं कार्बन. क्यों है? बिकॉज ऑफ द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. ठीक है, हमने पढ़ा भी था क्लास 10th में कि क्यों कार्बन हैज़ नंबर ऑफ कंपाउंड्स. तो उसकी दो रीज़न थे. पहला है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, और दूसरा क्या पढ़े थे? कैटेनेशन. कैटेनेशन मीन्स क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना. कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ इस तरीके से क्या होता है? सेल्फ अपने साथ ही लिंक करके एक लंबी लॉन्ग चेन बनाता है. ये चेन ओपन चेन भी हो सकती है, क्लोज चेन भी हो सकती है ना. पढ़ा था ये हमने. सो कार्बन में इतने वर्सेटाइल नेचर का, कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है, ये दो प्रॉपर्टीज़ की कारण ही है. पहला है टेट्रावेलेंसी और दूसरा है कैटेनेशन. कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़. ठीक है, वो अपने साथ ही लिंक करके ऐसी लंबी चेन बनाता है. सो कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, मतलब उसके वो 4 कोवेलेंसी शो करता है. अब 4 कोवेलेंसी शो करता है तो हो सकता है कि चारों कोवेलेंसी किसके साथ हो? वो हाइड्रोजन के साथ बना ले, या किसी दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, किसी के साथ भी वो क्या बना सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. इसी वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं. सो लिखो, हेडिंग डालो, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. हाँ, टेट्रा, वो भी, उसके भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, पर उसमें इतनी ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ नहीं होती. उसमें भी होती है कैटेनेशन. आगे हम लोग इससे जस्ट पहले 1-2 चैप्टर है ना, जिसमें हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आप पढ़ेंगे कार्बन, ग्रुप 16 ही है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग. ग्रुप 13, ग्रुप 14 है ना. ग्रुप 14 में जब हम लोग इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, पर कार्बन में ज़्यादा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ठीक है, इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. सो लिख लिया टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. लिखो इसमें, कार्बन इज टेट्रावेलेंट. कार्बन इज टेट्रावेलेंट, दैट इज it forms 4 covalent bonds with other atoms.
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो कार्बन कंपाउंड के शेप कैसे डिसाइड करेंगे, क्या बेसिस पे करेंगे? हमने बहुत सारा शेप डिसाइड करने के लिए थ्योरी पढ़ी है चैप्टर 4 में, ठीक है। जनरली हम जो कार्बन का शेप डिसाइड करने, कार्बन के कंपाउंड का जो शेप डिसाइड करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन मेथड से करते हैं, ठीक है, कि कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, sp2 है कि sp है। अगर कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर उसमें कौन सा है sp3, जैसे कि CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था कार्बन में? sp3 था, तो इसका स्ट्रक्चर हमने क्या, इसका शेप पढ़ा था हमने? टेट्राहेड्रल पढ़ा था कि नहीं? इस तरीके का शेप पढ़ा था, टेट्राहेड्रल। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डिसाइड द शेप ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अगर sp3 है तो उसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अगर sp2 है ना तो उसका प्लेनर होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? प्लेनर होती है। sp2 है तो, और sp है तो क्या होता है? लीनियर, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डिसाइड द शेप ऑफ द कार्बन कंपाउंड। सो इसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, on the basis of hybridization the structure of carbon compound can be predicted। एग्जाम्पल लिखेंगे लाइक मेथेन, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैंने आपको एक मेथड बताया था शॉर्टकट, कैसे निकालते हैं उसमें? स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका? इसमें कार्बन का स्टेरिक नंबर नहीं आएगा। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर आ गया 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें? 4 है, मतलब sp3। 4 मतलब 4 ऑर्बिटल्स। 4 ऑर्बिटल्स किस में होते हैं? sp3 में। तो इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो हमने सिंपल डैश स्ट्रक्चर बनाया, पर जब इसका शेप बनाते हैं तो हम किस तरीके से बनाते हैं इसका शेप? इस तरीके से बनाते हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एंगल कितने डिग्री का होता है इसमें? 109.5 डिग्री का, है ना। हर एक एंगल कितने का होता है? 109.5 डिग्री का। सो ये हो गया टेट्राहेड्रल। वैसे ही आप लिख लो, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा शेप होगा? प्लेनर। मैं इसको यहीं पर लिख देती हूँ। तो प्लेनर होगा शेप, और sp है तो लीनियर। ठीक है, sp2 है तो प्लेनर और sp है तो लीनियर। लिख लो। अगर हम और कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, एथीन के बारे में बात करते हैं। C2H4, एथीन C2H4 कैसा बनता है इसमें? है ना, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे निकालेंगे? स्टेरिक नंबर फाइंड करो। इसको मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। ठीक है, तो अगर इस कार्बन पे निकालना है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो स्टेरिक नंबर अगर आप निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? ये सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या होगा? पाई। सो
सो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक ये और एक ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई लोन पेयर है क्या इसके पास? नहीं, कार्बन के पास जनरली कोई लोन पेयर नहीं है। तो स्टेरिक नंबर 3 आया, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? sp2। तो इस कार्बन में है sp2। सिमिलरली आप इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। जब p ऑर्बिटल का क्या होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। पता है ना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब क्या होगा? टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है, पर मैं इस कार्बन की बारे में बात कर रही हूँ, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन? अभी हम नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 3, 1 2 3। क्लियर हुआ? अब देखो इसका स्ट्रक्चर शेप बनाते तो कैसे बनाते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा कार्बन का रहेगा इस तरीके से, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा? सिग्मा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ वो क्या बनाएगा? सिग्मा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब एक जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? इस तरीके से, एक p ऑर्बिटल और ये एक p ऑर्बिटल, इन दोनों में क्या होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। समझ रहे? कार्बन का इंटरनल एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और जो पाई बॉन्ड बनता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये पी एक्चुअली आप जब इसका एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं ना तब उससे समझ में आएगा आपको। ये है 2s और ये 2p है। ठीक है, ऐसा होता है एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का, होता है कि नहीं। अभी कौन सा बना रहा है? sp बना रहा है, मतलब मैंने इन तीनों को लिया, ये s को और ये px और py को, तो मेरे पास pz रह गया, तो मैंने pz को इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, अब इसको तिरछा भी बना सकते हैं, वो तो हम अपने कन्वीनियंट से x y z हम किसको लेते हैं? इसको x एक्सिस ले लेते हैं, इसको y और इसको z ले लेते हैं, है ना। पर ये तो सिर्फ हाइपोथेसिस है, रियलिटी में ऐसा कोई x y z कोऑर्डिनेट होता है कि आपके 3D में नहीं होता, है ना। तो ये हम अपने हिसाब से x y z ले लेते हैं, मैंने इसको z ले लिया है तो मैंने इसलिए सिंपल बना दिया है। सो पाई बॉन्ड कैसे बनता है समझ में? साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। ये यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड में। Pi bonds are formed by sideways overlap of the p orbitals. Second point, ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल्स ना, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। रोटेशन अबाउट, सेकेंड पॉइंट, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। इसका क्या मतलब है? जैसे कि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इस तरीके से एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अगर मैं एक कार्बन को इस तरीके से रोटेट करूं तो ओवरलैपिंग में कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं फ़र्क पड़ रहा है। पर जो पाई बॉन्ड है उसमें कैसे होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग हुई। पर अगर मैं इसको रोटेट करूं तो अब ओवरलैपिंग रह गई क्या? वहाँ पर पाई बॉन्ड हट गया वहाँ से। इसलिए जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना तो वहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। जबकि CH4 में रोटेशन अलाउड है। अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर रोटेशन अलाउड है, पर डबल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल में रोटेशन होता है ना तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि, और 12th में आप और पढ़ोगे किस तरीके से रोटेशन होता है मॉलिक्यूल में, और रोटेशन होकर एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और उसको अलग अलग नाम भी दिया गया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, कि राइट हैंड साइड में रोटेट हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसा करके है बहुत सारा कुछ, ठीक है। सो रोटेशन होता है मॉलिक्यूल्स में, पर अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड ही हट जाएगा, वहाँ पर ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, पाई बॉन्ड्स आर मोस्ट रिएक्टिव साइड्स, पाई बॉन्ड्स आर मोस्ट रिएक्टिव साइड्स in the molecules containing multiple bonds। जो पाई बॉन्ड होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई बहुत बड़ा सा इस तरीके से कंपाउंड है, ठीक है। सो अगर कोई रिएजेंट इस पर अटैक कर रहा है तो वो कहाँ पर अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव साइड्स होते हैं। यहाँ पर देयर इज़ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, जहाँ पर पाई बॉन्ड होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है। तो जनरली जो रिएजेंट है वो कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बुक का, कि आपको कोई कंपाउंड दिया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, पाई बॉन्ड, ठीक है। सो प्रॉब्लम नंबर 12.1, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमको निकालना है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है Sc ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें बताइए कितने सिग्मा और कितने, अच्छा बड़े हैं क्या, अच्छा ठीक, और है यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, CH3, ये है ना। इस मॉलिक्यूल में बताना है कितने सिग्मा हैं और कितने डबल बॉन्ड हैं। तो इसका पहले ना आप डैश स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। आप इसका डैश स्ट्रक्चर बना लो, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक। ठीक है, इस C के साथ एक H कनेक्टेड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C है। ये CH का मतलब है इस कार्बन से क्या अटैच है, H, इस कार्बन से H अटैच है, और फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है जो दूसरे C से कनेक्टेड है। फिर ये H है, अच्छा एक H एक C नहीं है क्या इसमें, ये इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया और इसका, ठीक, करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, सिग्मा, यहाँ पर पहला सिग्मा होगा और बाकी के दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा, बाकी के दोनों पाई। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और सेकेंड पाई, ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप।
समझ में आ रहा है? अतुल, अभिजीत, सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पाई है 1 2 3 पाई बॉन्ड है और 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जी ठीक है, अच्छा ठीक। अगला है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब इसको भी हम लोग डैश स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका भी। तो ये CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, ये H है उसको नीचे लिखेंगे, फिर ये C है और 3 H है, ठीक है। इस H को यहाँ मत लिख देना आप लोग, कुछ कुछ बच्चे करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने वैलेंस हो जाएगी, दो बना सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, तो ये यहाँ रहेगा नीचे, ठीक। तो इसमें कैलकुलेट करो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, 9 सिग्मा एंड 2 पाई, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा, तो जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ हम क्या लिख देंगे, सिग्मा। अब डबल में 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 पाई हो गए और 9 सिग्मा हो गए। कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन 12.2, what is the type of hybridization of each of the carbon in the following compound? आपको जितने भी कंपाउंड है उसमें हर एक कार्बन का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। सो आप स्टेरिक नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो और फिर वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया दोनों क्वेश्चन, मैं रब कर रही हूँ। पहला है CH3Cl, ठीक है। आप इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, पहले इसका डैश स्ट्रक्चर बना लो। CH3Cl कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। तो इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा है CH3 ट्वाइस CO, ठीक है। सो इसको बना सकते हैं हम, ये कीटोन है ना, CO क्या होता है, कीटोन, कीटोन हमने पढ़ा है। तो CO इधर एक CH3 हो जाएगा और इधर एक CH3, ठीक है। ये एसीटोन है, प्रोपेनोन जिसको बोलते हैं, प्रोपेनोन इज अ एसीटोन। तो इसमें कैलकुलेट करो, इस कार्बन ने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। इस कार्बन के भी सारे सिग्मा बॉन्ड है तो इसके भी sp3। इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई, मतलब क्या होगा इसमें, sp2 होगा। समझ रहे हैं ना, 3 सिग्मा मतलब 3 स्टेरिक नंबर, 3 स्टेरिक नंबर मतलब sp2। कहीं डाउट आएगा तो पूछ लेना। CH3Cl, तो इसका भी पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये होगा CH3Cl। तो ये इसके चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं पहले वाले ने, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। अब इसने सिग्मा है और बाकी के पाई है, तो 2 सिग्मा है, मतलब कौन सा है इसका, sp, होगा कि नहीं।
कार्बन के केस में याद रखना, अगर हमको कार्बन का निकालना है ना तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए मतलब sp, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए मतलब sp3, 3 सिग्मा मतलब sp2। HCONH2। हाँ, CH3CN साइनाइड है ये, इथाइल साइनाइड। हाँ सॉरी, मिथाइल साइनाइड। हाँ sp2 होगा। 1 2 3 4 है तो ये तो पाई है ना। हाँ तो 3 सिग्मा है मतलब sp2। फिफ्थ क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। इसमें भी हर एक कार्बन में आपको निकालना है। तो इस कार्बन ने चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं मतलब इसका sp3 हो गया। इस कार्बन ने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई, तो ये सिग्मा सिग्मा, तो ये हो गया sp2। इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो इसके भी sp2 हो जाएंगे। और अगर इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये इसने एक सिग्मा यहाँ बना, एक सिग्मा यहाँ, बाकी के क्या है पाई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp। तो इस कार्बन में sp3, इसमें sp2, sp2 और sp। क्लियर हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक आध नंबर में आ जाते हैं। लोन पेयर्स हो तो ऐड होगा, पर कार्बन के केस में ना लोन पेयर होता नहीं है ना, पर आगे अगर नाइट्रोजन के केस में होगा लोन पेयर, ठीक है ना। तो फिर उसमें लोन पेयर को भी कंसिडर करके आपको फिर उसका ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर में ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और उसके बाद SN जो आएगा उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलेगा। पर कार्बन के केस में देयर इज़ नो लोन पेयर, इसलिए उसमें सीधा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा। So next topic is स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे पहले हमने लुईस सिंबल पढ़ा था, है ना। लुईस सिंबल पढ़ा था, किस तरीके से किसी भी कंपाउंड को हम उससे क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। फिर हमने क्लास 10th में डैश स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। जैसे अगर आपको पेंटेन है, पेंटेन को आपको बनाना है डैश स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाते थे, 5 कार्बन लिए पेंटेन के लिए, है ना, और बाकी की वैलेंसी किससे कंप्लीट करते थे हम, हाइड्रोजन से। सो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डैश, क्योंकि हम बॉन्ड को एक डैश से डिनोट कर रहे हैं, है ना। जो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक डैश से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डैश स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कंडेंस मतलब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, लाइक इसको लिखेंगे CH3 CH2 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 CH3 लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH3, तो ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। अब है नया आपके लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसको आपने नहीं पढ़ा है, ठीक। बॉन्ड लाइन मतलब हम इस पूरे जो कंपाउंड है ना इसको सिर्फ लाइन से शो करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को उसमें लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है तो उसको हमको लिखना है, ठीक।
हाँ बता रहे हैं, जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम जिगजैग पैटर्न में लिखते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैसे लिखेंगे, जिगजैग पैटर्न में लिखेंगे। और कार्बन और हाइड्रोजन को लिखेंगे ही नहीं, अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसको लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे पहले देख लेते हैं। जैसा मैं समझती हूँ, मैं जो मुझे ईजी लगता है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको हमको लिखना है बॉन्ड लाइन में, तो पहले इसी को हम क्या करें, जिगजैग फॉर्म में लिख लो, तो बहुत ईजी पड़ता है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आपको समझ में आने लगे तो आप सिंपल फिर से लिख लो कैसे भी, ठीक। मैंने इसको जिगजैग पैटर्न में लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसी को मैं सिंपल लाइन फॉर्म में शो करूँगी। H3 H2 C ये सब कुछ भी नहीं लिखूँगी। कैसे लिखूँगी, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, टोटल कितनी लाइन है, 4 लाइन, जिगजैग पैटर्न में लिख दो। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, इस तरीके से। इन दोनों के बीच कार्बन कार्बन के बॉन्ड को मैं क्या करूँगी, एक सिंगल लाइन दिखाऊंगी। इस कार्बन के बॉन्ड को सिंगल लाइन, इस कार्बन के बॉन्ड को सिंगल लाइन, और इस कार्बन के बॉन्ड को सिंगल लाइन। और ये अंडरस्टूड है कि बाकी की वैलेंसी कौन पूरी कर रहा होगा, हाइड्रोजन पूरी कर रहा होगा। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले जो भी आपका मॉलिक्यूल है ना, उसको आप इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में लिख दो और उसके बाद उसका बॉन्ड लाइन बना दो। इजी है। थोड़ा सा इसको और टफ करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ब्रांच है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले ना जो लॉन्ग चेन है उस लॉन्ग चेन को आप जिगजैग पैटर्न में लिखो, ठीक। तो लॉन्ग चेन को मैं जिगजैग पैटर्न में लिख देती हूँ, लिख दिया। 4 कार्बन थे, 4 कार्बन को लिख दिया मैंने जिगजैग पैटर्न में। सेकंड कार्बन में क्या है, एक CH3 है कि नहीं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको क्या करो, कार्बन हाइड्रोजन को हटा दो और सिर्फ लाइंस को रहने दो। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बॉन्ड लाइन, ठीक है। ये जो टर्मिनल्स है ना, ये इनको बोलते हैं टर्मिनल्स, और टर्मिनल्स हमेशा क्या शो करते हैं, CH3। जहाँ पर भी टर्मिनल है उसमें हम क्या लगाएंगे, CH3। अगर आपको सपोज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आपको क्या बनाना है, कंडेंस वाला, मतलब ये गिवन है उससे ये बनाना है, तो जो भी टर्मिनल होगा ना उसमें हम क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे, और जो बीच वाले हैं उसमें क्या लिख देंगे, CH2। तो हमारा बॉन्ड लाइन से क्या बन जाएगा, कंडेंस फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल्स हैं वो CH3 को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको लिख लो। फिर एक और बताते हैं, नहीं यही है, ये टर्मिनल्स बता रहे थे। जो टर्मिनल्स हैं वो क्या डिनोट करते हैं, CH3। हाँ ये भी पेंटेन है, बट इसका नाम दूसरा है, अभी पढ़ेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर। इसके जस्ट अगली जो क्लास होगी हम नॉमेनक्लेचर पे ही होगी, इसका नेम कैसे लिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है नॉमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन आते ही हैं नॉमेनक्लेचर से, बोर्ड में भी आते हैं, 12th में भी है नॉमेनक्लेचर, उसमें भी आते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल था, है ना, और ये थर्ड एग्जाम्पल, CH3 CH Br CH2 CH3। इसको कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH। अब ये Br किससे कनेक्टेड होगा, इस कार्बन से, ठीक है, ओके। और ये CH2 CH3, ठीक। ये CH के बाद Br आ रहा है, मतलब ये वाला जो Br है इस कार्बन से अटैच है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जिगजैग पैटर्न में लिख लेते हैं, ठीक। और यहाँ से क्या लिखेंगे, Br। अब बन जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाँ, पर इस बार क्या करेंगे, Br को मेंशन, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही मेंशन नहीं करना है, बाकी अगर उसके अलावा कोई एटम है तो उसको मेंशन करना है, ठीक। तो मैंने Br को यहाँ मेंशन कर दिया।
तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये बन गया। इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड का भी हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है। इसका अगर हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन उसको छोड़ दो, तो कैसे बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ये नोट डाउन कर लिए। नहीं, बेंजीन नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है और उसमें क्लोरो भी है, सो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है, इसका नाम है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसको डिनोट करना है, अगर हमको बॉन्ड लाइन से बनाना है तो क्या करेंगे, Cl को बस लिखेंगे, बाकी किसी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका इस तरीके से बना दो और यहाँ लिख दो Cl, ठीक है। ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, 6 लाइन है, मैंने 6 लाइन बना दी हैं। और सेकंड ये वाले पे क्या है, क्लोरीन, तो मैंने सेकंड पे क्या रख दिया है, क्लोरीन। वो बेंजीन हो जाता वो। अच्छा चलो डबल बॉन्ड वाला भी बता देते हैं। डबल बॉन्ड लगा देते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है। ये साइक्लोप्रोपेन लिख लिए हैं। ये है बेंजीन, है ना। अब इसका आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड खींच दो, ठीक है, और बाकी जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड। तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ और यहाँ। तो ये उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ था और यहाँ डबल बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड वहाँ वहाँ बना दिया है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज बेंजीन, जिसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। तो जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल है उसको ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। अब अपना होमवर्क लिख लो। आपकी बुक का एक्सरसाइज ही करना, प्रॉब्लम 12.4, 12.5 और 12.6, है ना। एग्जाम्पल है ये, आप खुद से कोशिश करना। एग्जाम्पल 12.4, 12.5, 12.6 और बैक एक्सरसाइज से भी बता देती हूँ मैं। बैक एक्सरसाइज से करना, बैक से करना आप 12.1 और 12.2, ठीक है। ये सब होमवर्क करके लाएंगे, अगली क्लास में आएंगे तो।
कोई डाउट है आज की क्लास में? ठीक, फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ओके, बाय।